नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली एम्स में मास्क अनिवार्य, 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर लगी रोक। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली एम्स ने एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि अब एम्स के स्टाफ को अस्पताल परिसर में कोविड नियमों का पालन करना होगा। अब परिसर में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा कैंटीन में भीड़ भाड़ से बचने की अपील की गई है। एम्स प्रशासन की ओर से जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक कोविड के प्रसार को रोकने के लिए कर्मचारी स्वच्छता और सैनिटाइजेशन पर जोर दें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हाथों को साबुन से धोएं और सैनिटाइज करें। अधिकारियों के रूम में सिटिंग अरेंजमेंट कोविड नियमों के मुताबिक किए जाएं। इसके अलावा हाई रिस्क वाले कर्मचारियों, जिनमें बुजुर्ग, प्रेग्नेंट और अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों को अधिक ध्यान रखने के लिए कहा गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। संसद में स्वास्थ्य मंत्री बोले, नए वेरिएंट से चुनौती बढ़ी। मांडविया ने कहा, प्रिकॉशन डोज बढ़ाए जाएं, वायरस से लगातार लड़ाई है जरूरी। जी हां दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष ने चीन के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे के बीच गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में कोरोना के हालात पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल में वायरस के बदलते स्वभाव ने सेहत के लिए खतरा पैदा किया है। इसने हर देश को प्रभावित किया है। 1 साल में भारत में लगातार कोविड केसों में कमी दर्ज की गई। अभी 153 केस रोजाना आ रहे हैं। पूरी दुनिया में 5.87 लाख केस रोज दर्ज हो रहे हैं। जापान, साउथ कोरिया, यूएसए, फ्रांस जैसे देशों में कोविड से मौतों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने कहा है कि नए वेरिएंट से चुनौती बढ़ी है। हर प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। हमने कोविड महामारी का मैनेजमेंट किया है। हमने राज्यों की सहायता की ताकि वे कोविड के खिलाफ लड़ सकें। 220 करोड़ कोविड वैक्सीन लगाई गई है। 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं। 25 करोड़ से ज्यादा आबादी को प्रिकॉशन डोज लग चुकी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सबसे बुजुर्ग नर ओरंगुटान का अमेरिका में निधन, उम्र थी 45 साल। जी हाँ दोस्तों, उत्तरी अमेरिका का सबसे बुजुर्ग नर ओरंगुटान रूडी वैलेटिनो अब इस दुनिया में नहीं रहा। 45 साल के रूडी ने दिसंबर की शुरुआत में ही अपना 45वां जन्मदिन मनाया था। उसकी मौत ह्यूमन चिड़ियाघर में हुई। उसकी मौत के कुछ दिन पहले ही उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी। ह्यूमन चिड़ियाघर की प्रवक्ता जेसिका रिस ने कहा है कि रूडी को दिल की बीमारी थी। वह दवाइयां खा रहा था। मौत वाले दिन शुरुआत में वह सबसे सामान्य तरीके से पेश आ रहा था। उसने अपने बाड़ी के बाहर समय बिताया, लोगों से बातचीत कर रहा था। कहीं से भी उसके शरीर में या हरकतों में धीमापन महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन बाड़े का ख्याल रखने वाले लोगों ने चिड़ियाघर बंद करते समय देखा कि उसके शरीर में कोई हरकत नहीं है। जेसिका रिस ने बताया कि उसने सुबह मुझसे रूटीन जांच के दौरान एक्स्ट्रा कुकीज की मांग भी की थी। कुकीज खाने के बाद वह सोने चला गया था। थोड़ी देर आराम करने के बाद अपनी 42 वर्षीय मादा केली के साथ बाड़े के बाहरी हिस्से में आया। केली लगातार अपने रूडी के आसपास ही रह रही थी। वह नजर रख रही थी कि कहीं रूडी को कुछ हो तो नहीं रहा है। रूडी का जन्म 8 दिसंबर 1977 को टेक्सास के ब्राउन्सविले स्थित ग्लेडीज पोर्टर चिड़ियाघर में हुआ था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। रोहित शर्मा से T20 वनडे की कप्तानी छीनी जा सकती है। हार्दिक होंगे नए कप्तान। बोर्ड ने बातचीत की, लेकिन पांड्या ने समय मांगा। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा को वनडे और T20 की कप्तानी से हटाया जा सकता है। हार्दिक पांड्या उनकी जगह लेंगे। बीसीसीआई इस पर विचार कर रहा है और जल्द इसका ऐलान भी हो सकता है। एएनआई ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि बोर्ड ने इस मामले में पांड्या से बातचीत की है, लेकिन उन्होंने अभी कोई जवाब नहीं दिया है। फैसला लेने के लिए समय मांगा है। दोस्तों, हार्दिक ने आईपीएल में पहली बार कप्तानी करते हुए नई टीम गुजरात टाइटंस को चैंपियन बनाया था। उन्होंने 15 मैचों में 44.27 की औसत से 487 रन बनाए। यही नहीं, उन्होंने अपनी पारी में 4 अर्धशतक भी लगाए, साथ ही 8 विकेट लिए। उधर दोस्तों, T20 में उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड और आयरलैंड में T20 सीरीज भी जीती थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मैं फिर कहूंगा, गो कोरोना गो, बढ़ते खतरे के बीच बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले अपने अलग अंदाज और अपनी तुकबंदी के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच केंद्रीय मंत्री ने नारा दिया है। इस बार उन्होंने कहा है कि अगर कोरोना आएगा तो मैं फिर कहूंगा, गो कोरोना गो, कोरोना गो। इससे पहले ये गो कोरोना गो के साथ नो कोरोना नो का नारा भी सुना चुके हैं। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले
सोले ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कोरोना के दोबारा आने की संभावना है। चीन के मुकाबले भारत को ज्यादा खतरा हो सकता है। इसी बात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मीटिंग बुलाई है, जिसमें सभी के सुझाव लिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नेपाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी नहीं छूट पाया चार्ल्स सोबराज, जेल प्रशासन ने रिहाई से किया इनकार। जी हां दोस्तों, बिकनी किलर के नाम से मशहूर चार्ल्स सोबराज को बीते दिन ही नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन सर्वोच्च अदालत के आदेश के बावजूद जेल प्रशासन ने चार्ल्स सोबराज को रिहा करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा सोबराज के वकीलों को भी मिलने नहीं दिया गया है। जेल प्रशासन का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अस्पष्ट है और इसमें यह उल्लेख नहीं है कि किस मुकदमे में रिहा करने को कहा गया है। दरअसल चार्ल्स सोबराज पर कई मामले चल रहे हैं। इस समय सोबराज 2 विदेशी युवतियों की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहा था। इसके अलावा सोबराज एक हत्या के प्रयास और जेल में हुए मर्डर अटेम्प्ट मामले में भी दोषी पाया गया था। जेल प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से सब कुछ स्पष्ट होने के बाद ही छोड़ने की बात कही है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिन ही उसे उम्र पूरी कर लेने की वजह से रिहा करने का फैसला किया था। यानी कि उम्र कैद का समय एक निर्धारित होता है जो उसने पूरा कर लिया था। नेपाल सुप्रीम कोर्ट के जज सपना प्रधान मल्ला और तिल प्रसाद श्रेष्ठ की बेंच ने सोबराज को रिहा करने का आदेश दे दिया था। दरअसल सोबराज ने जेल से रिहा होने के लिए याचिका दायर की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कटीले तारों में करंट और सेंसर्स, देश से भाग रहे नागरिकों को रोकने के लिए चीन की बाड़ेबंदी। जी हां दोस्तों, चीन कोरोना की अब तक की सबसे बड़ी लहर का सामना फिलहाल कर रहा है। वहां अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह नहीं बची है। कब्रिस्तान के बाहर कारों की लंबी कतार लग गई है। ऐसे माहौल ने लोगों को डरा दिया है। आलम यह हो रहा है कि लोग देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। ताजा मामला यूनान प्रांत में देखने को मिला। यह ऐसा प्रांत है जिसकी सीमा 3 देशों को छूती है। जीरो कोविड पॉलिसी लागू होने के बाद इस प्रांत की सीमा सुरक्षा काफी चुस्त कर दी गई है। खास तौर से रुइल शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, क्योंकि यह म्यांमार सीमा से सटा हुआ शहर है। सीमा पार करने वालों पर नजर रखने के लिए कैमरे, अलार्म, मोशन सेंसर और इलेक्ट्रोफाइड फेंस लगा दिए गए हैं। फिर भी लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोग फेंस को तोड़कर उनके ऊपर से कूदकर दूसरी जगह पर पनाह लेने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नए साल से महंगे हो सकते हैं जियो और एयरटेल के रिचार्ज प्लान्स। जी हां दोस्तों, क्रिसमस और नए साल को लेकर लोग बेहद खुश हैं। नए साल के उत्साह को थोड़ा फीका करने के लिए एक खबर सामने आई है। जी हां दोस्तों, दरअसल नए साल से मोबाइल रिचार्ज प्लान्स महंगे हो सकते हैं। टेलीकॉम ऑपरेटरों द्वारा टैरिफ में वृद्धि की जा सकती है। टेलीकम्युनिकेशन की दिग्गज कंपनी जियो और एयरटेल रेवेन्यू और मार्जिन को बढ़ाने के लिए मौजूदा प्लान्स की कीमत में 10% तक की बढ़ोतरी कर सकते हैं। बिजनेस इंसाइडर की एक रिपोर्ट के अनुसार जियो और एयरटेल समेत अन्य दूरसंचार ऑपरेटर अगले 3 वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023, फाइनेंशियल ईयर 24, फाइनेंशियल ईयर 2025 में लगातार टैरिफ में 10% की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाले 3 सालों में हर चौथी तिमाही में यूजर्स को मोबाइल रिचार्ज प्लान्स की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दोस्तों रिपोर्ट्स के अनुसार टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां यह फैसला राजस्व और मार्जिन पर बढ़ रहे दबाव के चलते ले रही है। हालांकि इस साल की तीसरी तिमाही में इस बार एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और जियो का प्रति उपभोगकर्ता औसत राजस्व यानी कि ARPU मामूली रूप से बढ़ा है। अगर नए साल से ये प्लान्स में बढ़ोतरी होती है तो कंपनियों को इससे जरूर फायदा होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकार ने यात्रा रद्द कराने के लिए नया आइडिया निकाला है। मांडविया की चिट्ठी पर राहुल गांधी का हमला। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने के लिए राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी थी। मांडविया ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए। अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं हो तो भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में स्थगित कर देना चाहिए। इसको लेकर अब राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि इन्होंने अब नया आइडिया निकाला है, मुझे लेटर लिखा है, यात्रा बंद करो क्योंकि कोविड आ रहा है। राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है। हिंदुस्तान की शक्ति से, सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। ये सच्चाई है। यात्रा में हम 100 दिन से ज्यादा चले हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर जात के लोग शामिल हुए। राहुल गांधी ने कहा कि यह भी मत सोचो कि यह दिन बहुत दूर है। यह दिन बहुत दूर नहीं है। यह दिन आने वाला है जिस दिन ये देश फिर मिलकर भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ एक साथ आगे बढ़ेगा। हम तोड़ने नहीं देंगे। जितनी कोशिश करनी है करो, पर हम इस देश को तोड़ने नहीं देंगे। ये जो यात्रा है कश्मीर तक जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
लगातार तीसरे दिन गिरा शेयर बाजार। सेंसेक्स से 241 अंक फिसलकर 60,826 पर बंद। निफ्टी भी 71 अंक टूटा। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार यानी कि 22 दिसंबर को लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 241 अंक फिसलकर 60,826 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 71 अंक गिरकर 18,127 के स्तर पर आ गया। दोस्तों, आज सेंसेक्स के 30 में से 24 शेयर्स में गिरावट देखने को मिली। इससे पहले 21 दिसंबर को भी शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली थी। दोस्तों, बुधवार को सेंसेक्स 635 अंक लुढ़ककर 61,067 अंक पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी 186 अंक गिरकर 18,199 के स्तर पर आ गया। दोस्तों, आज के टॉप गेनर और टॉप लूजर शेयरों की बात करें तो टॉप गेनर्स में सन फार्मा, एसबीआई लाइफ, अल्ट्राटेक, सीमेंट रहे। इसके अलावा टॉप लूजर की बात करें तो इसमें यूपीएल, महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज फिनसर्व रहे।